आज का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अमेरिकी क्रांति। ठीक है, विश्व इतिहास में अमेरिकी क्रांति एक युग विभाजक महत्व रखता है। क्योंकि अगर कोई देश स्वतंत्र होने वाला अगर प्रथम देश है ब्रिटेन से मुक्ति मिलने वाला तो वो अमेरिका ही है। क्योंकि देखिए इसको समझने से पहले आपको इसके इतिहास को समझना पड़ेगा। एक्चुअली आप देखे होंगे कि यूरोपीय देशों के द्वारा 1492 ईस्वी में किसके द्वारा अमेरिका की खोज की गई? कोलंबस के द्वारा। वो कहाँ का निवासी था? स्पेन का निवासी था। स्पेन ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। उससे पहले यूरोपीय लोगों को वहां के बारे में जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हुई, जब वहां पे पहुंचा कोलंबस, तो वहां देखा कि बहुत ज्यादा संसाधन है, प्राकृतिक रूप से खनिज संसाधन से लेकर के हर एक तरह का वहां पे जैव विविधता से लेकर हर एक चीज वहां पे मौजूद था। फिर क्या हुआ कि आप देखे होंगे कि औद्योगिक क्रांति आती है या वाणिज्यवाद का चलन आता है और ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल जैसा देश अन्य देश में जाकर के व्यापार करना शुरू करता है। उसी दरमियान वो लोग अमेरिका में भी जाकर के बसना शुरू किए। क्योंकि वाणिज्यवाद से जो उनके पास पैसा आया, पूंजी आया, तो वो लोग अमेरिका में जाकर के वहां पे जो है कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीका से, ठीक है, वहां का नगर नियोजन बना करके नगर को बसाया, वहां जो है रहना शुरू किया। जैसे आप देखते होंगे गांव के लोग अगर अच्छा कमाते जाके शहर में बस जाते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटेन वासी ही जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, वो जा करके अमेरिका में बस गए। और अभी आप देखते हैं जो अमेरिकी वासी में अगर आप देखिएगा तो 80% लोग ब्रिटेन के ही वासी अमेरिका में, ठीक है। और जो 20% हैं वो लोग अफ्रीका से लाए जाते थे दास के रूप में, गुलाम के रूप में उनके घर में सेवा के लिए। क्योंकि अंग्रेज लोग पूरे विश्व में औपनिवेशिक या उपनिवेश के माध्यम से, वहां पे आप देखेंगे कि वाणिज्यवाद और औद्योगिक क्रांति के बाद वो पूरे विश्व में अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं, प्रोडक्ट बेचने के लिए, और धीरे धीरे उसको उपनिवेश बना करके वहां का आर्थिक शोषण करते हैं। और शोषण के दरमियान उन्होंने क्या किया कि जो पूंजी आया, जो जमा पूंजी आया, उसको ले जाकर के अपना घर परिवार अच्छे से अमेरिका में जाकर के बनाया और उसको जो है बहुत आगे बढ़ाया। तो धीरे धीरे अमेरिका जो है ब्रिटेन का कह सकते हैं एक प्रकार से उपनिवेश ही हो गया। और आगे चल करके वहां जाकर के जब लोग बसने लगे तो चूंकि एक पुश्त या दूसरे पुश्त के बाद वो अमेरिकी कहलाने लगे, चूंकि अमेरिका में जाकर के बस गए वो। लेकिन उनका जो है संबंध ब्रिटेन के साथ था ही, और ब्रिटेन वहां पे शासन कर रहा था। ब्रिटेन के संसद के द्वारा अमेरिका पर भी शासन किया जा रहा था, चूंकि ब्रिटेन के व्यापारी वर्ग के लोग वहां जाकर के अमेरिका में रह रहे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब मध्यम वर्ग जब मजबूती की स्थिति में आएगा तो वो निरंकुश शासक का विरोध करेगा, जो लोकतंत्र है उसका विरोध करेगा, या कहेगा कि हमारे यहाँ भी अमेरिका में भी लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। क्योंकि हम अलग हैं, हमारी संसाधन अलग है, हमारा भौगोलिक स्थिति अलग है, तो वो किसी देश का गुलाम बन के रहना नहीं चाहेगा। क्योंकि वो भी तो ब्रिटेन के ही वासी हैं और ब्रिटेन के ही लोग पूरे विश्व में जाकर के शासन कर रहे हैं या उसको उपनिवेश बना रहे हैं। तो वही व्यापारी लोग ही अन्य देश में जाकर के भी शोषण कर रहे, तो उनको पता है किस प्रकार से उपनिवेशों का शोषण हो रहा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि मेरा भी शोषण हो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जो अंग्रेजी सत्ता है, जो अंग्रेजी सरकार है, जिसके माध्यम से वहां पे शासन चलाया जा रहा है, उसका विरोध करेंगे, ठीक है। टैक्स देना बंद करेंगे, क्योंकि वो उनकी मांग रहता है कि हमारा भी जो लंदन में जो हमारा जैसे वहां पे कहा जाता है, नारा दिया जाता है कि हमको भी उसमें अधिकार मिलना चाहिए, हमारा भी सीट होना चाहिए, हमारे भी प्रतिनिधि लंदन में रहने चाहिए, ठीक है। इस तरीका से नारा दे करके वहां पे क्रांति की शुरुआत होती है। तो उसी को लेकर के हम लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण को देखेंगे, फिर परिणाम को देखेंगे कि अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ा या पूरा विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा। तो आप सिंपल शब्द में कह सकते हैं कि यूरोपीय इतिहास क्या है? उपनिवेश और उपनिवेश से मुक्ति का इतिहास।
क्या है कि उपनिवेश बनाने का। औपनिवेशिक देश क्या करते हैं, उपनिवेश बनाते हैं। जो मातृ राष्ट्र है, जो शक्तिशाली राष्ट्र है, वो उपनिवेश बनाता है और उसके माध्यम से वहां का आर्थिक शोषण करता है, ठीक है। और फिर उपनिवेश क्या करेगा, उससे मुक्ति लेगा। वही तो विश्व इतिहास। आप चाहे चीन का इतिहास पढ़िए, फ्रांस की क्रांति पढ़िए, चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम देखिए, सब क्या है, जो यूरोपीय लोग आकर के यहाँ पे अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं, औपनिवेशिक शासन करते हैं, फिर बाद में उसी को मुक्ति तो लेना है और उसी को तो हम लोग पूरा विश्व इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग भूमिका में छोटा से 2-4 लाइन में क्या लिखेंगे वो देखिए। विश्व इतिहास मूल स्वरूप में यूरोपीय उपनिवेशवाद और उससे मुक्ति का इतिहास है। यानी जो उपनिवेश स्थापित किया, उपनिवेश कहिएगा क्या होता है, जब एक शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पे शासन नहीं कह सकते हो कि अपनी आर्थिक लाभ हेतु उसे कच्चा माल की प्राप्ति के रूप में और विनिर्मित माल को बेचने के रूप में रखता है। यानी अंग्रेज लोग शुरुआत में क्या करते थे, भारत से कच्चे माल खरीद करके ले जाते थे और उधर से बना हुआ माल ला करके बेचते थे। तो आर्थिक दोहन मेन होता है, शासन करना मेन नहीं होता है। उपनिवेश का मेन क्या होता है, उसका आर्थिक दोहन करो, चाहे जैसे हो, वहां का जो है जो वहां का आर्थिक है, जो इकोनॉमी है, उसको किसी तरीका से लेकर के अपने देश लाओ और खुद तरक्की करो, ये उसका मेन ध्येय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुक्ति का इतिहास है। इसके परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी क्रांति ने अपने कारण और परिणाम दोनों दृष्टियों में उल्लेखनीय है, या कह सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति का स्थान विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहला क्रांति है विश्व इतिहास का जो कि स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। अमेरिकी क्रांति क्या कहलाता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। और यही सब देख करके आगे फ्रांस भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेगा, आगे फिर भारत भी लड़ेगा, रूस भी लड़ेगा। सब जो है इसी तरीका से सीखते हैं विश्व इतिहास को देख करके। चलिए अब देखिए यहाँ पे कारण में सबसे पहला कारण अमेरिकी क्रांति होने का क्या कारण था। सबसे पहले हम लोग कारण को बांटेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था का दोष। नौवहन परिवहन अधिनियम लाया गया 1651 ईस्वी में और उसमें कहा गया अमेरिकी उपनिवेश से व्यापार ब्रिटिश जहाजों के द्वारा ही होगा। यानी कोई भी व्यापार अमेरिका को करना होगा तो वो ब्रिटेन के ही जहाज के माध्यम से करेगा। यानी भाड़े पे किसका जहाज लेगा, ब्रिटेन का। ब्रिटेन के व्यापारी या ब्रिटेन के माध्यम से वो व्यापार कर सकता है अमेरिका, दूसरा जहाज का उपयोग नहीं कर सकता है। 1651 में जो कि वहां के जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उसको थोड़ा सा धक्का लगा होगा। दूसरा आप देखिए व्यापार अधिनियम बनाया गया और उसके द्वारा क्या कहा गया, व्यापार सिर्फ ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा ही संभव। यानी जो भी व्यापार होगा अमेरिका का किसी अन्य देश के साथ वो केवल और केवल ब्रिटिश व्यापारी करेंगे। अंग्रेज जो व्यापारी हैं वही करेंगे, अफ्रीका वाले नहीं करेंगे, जो दूसरे देश से आकर के बसे हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। या अमेरिका वासी जो वहां के मूल जाति के लोग हैं वो नहीं करेंगे, केवल कौन करेंगे, ब्रिटेन वासी। उसके बाद उद्योग अधिनियम लगा दिया गया और उसके तहत क्या कहा गया कि अमेरिका को कच्चे माल का स्रोत एवं तैयार माल का बाजार के रूप में विकसित करना। यानी स्वतंत्रता, जैसे भारत में आंदोलन से पहले आप देखिएगा 1700 के आसपास में सबसे ज्यादा दोहन ब्रिटेन अमेरिका का ही करता है। वहीं से कपास उपजवाता है और वहां से रुई धागा लेकर के पूरे विश्व में कपड़े का निर्यात करता है। तो सबसे पहले वो जो कच्चे माल के रूप में अमेरिका को ही बना रखा था और जो तैयार माल होता था उसको अमेरिका में ही बेचता था। जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम आ जाता है, वहां पे जब वो स्वतंत्र हो जाता है तब जाकर के वो भारत पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो टैक्स बांधना शुरू कर देता है, कर लेना या वाणिज्यिक खेती करवाना, जबरदस्ती खेती करवाना, वाणिज्यिक रूप से उद्योग धंधा नष्ट करना शुरू करता है। उससे पहले वो केवल क्या कर रहा होता है, व्यापार कर रहा होता है, सिंपल। लेकिन जब वो देखा कि कच्चा माल का मार्केट हमारा खत्म हो गया अमेरिका, तब जाकर के आप देखिएगा कि भारत पे 1757 में पलासी के युद्ध के बाद जो है 1760 के बाद विशेष रूप से भारत पे वो ध्यान देता है, ठीक है। उसके बाद ही आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण करना अंग्रेज भारतीयों का शुरू करता है, उससे पहले नहीं कर रहा था।
उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि अमेरिका से उसकी जो चाहत थी वो पूर्ति हो रही थी। अब आ जाए सामाजिक कारण। दोनों जो अमेरिका और जो ब्रिटेन के जो लोग थे वो ब्रिटेन के ही थे, मैक्सिमम जो पढ़े लिखी जो आबादी थी, मध्यम वर्गीय आबादी, वो ब्रिटेन की थी। और अमेरिका में क्या था कि सभी नए नए अमीर बने थे, क्योंकि वो लोग मेहनत करके, व्यापार करके, बिजनेस करके आगे बढ़े थे, नए नए अमीर लोग बने थे। और ब्रिटेन की क्या सामाजिक स्थिति थी कि वहां पे प्रतिष्ठा का आधार परिश्रम या लगन नहीं था। जो वंशानुगत अमीर आदमी है, जैसे होता है कि दादा परदादा जिसके प्रतिष्ठा वाले हैं, तो उसी को ब्रिटेन में, जैसे भारत में भी आप देखिएगा कि अब शहर में क्या होता है कि जो पैसा वाला उसका वैल्यू, और गांव में अभी भी देखिएगा फलनामा है कुछ नहीं, लेकिन जो उसके दादाजी के नाम पे ही आज परिवार चल रहा है, तो गांव की, तो वही भूमिका ब्रिटेन में थी कि वहां पे प्रतिष्ठा का आधार क्या था? कुलीन था, उच्च वर्ग, मतलब हम उच्च जाति के हैं। अभी भी आप बिहार में देखिएगा, गांव में देखिएगा, जो उच्च जाति के हैं, जो उच्च जमींदार घराने से हैं, भले उनके पास अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग उनको इज्जत देते हैं, बाद बाकी लोग को इज्जत उतना नहीं देते, चाहे वो नया अमीर वर्ग। लेकिन जब आप शहर की ओर जो जाते हैं, तो जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उसी का वैल्यू होता है। वहां जो है जमींदार और जो है रुसुख वाले या कह सकते प्रतिष्ठा देखा नहीं जाता है। तो यही जस्ट आप देख सकते हैं ब्रिटेन और अमेरिका में। देखिए दोनों जगहों के सामाजिक सोच में अंतर। ब्रिटेन में जहां सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण कुलीनता या उच्च वर्ग के आधार पर था, वहीं अमेरिका का समतावादी समाज था तथा प्रतिष्ठा का आधार परिश्रम और लगन था। जो परिश्रम और लगन से आगे बढ़ गया उसी को अमेरिकी समाज प्रतिष्ठा दे रहा था, क्योंकि सब तो आए थे ब्रिटेन से ही। अब आ जाइए, समाज में नया मध्यम वर्ग का जो विकास हुआ वो अपने आर्थिक स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता को आवश्यक मानता था। क्योंकि एक नया वर्ग जो बना, व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन, वो लोग चाहता था कि अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता होगा तभी संभव होगा जब हम लोग राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होंगे, तभी हमारा जो बिजनेस या फलेगा फूलेगा। तो इसलिए उन्होंने वहां पे विरोध करना शुरू किया। तो सामाजिक कारण में आप ये लिख देंगे। उसके बाद सांस्कृतिक कारण में देखिए, दोनों ईसाई को ही मानते थे, अमेरिकी वासी भी और ब्रिटेन वासी भी। लेकिन ब्रिटेन में क्या था कि कट्टरता था, या कह सकते हैं जो पौराणिक ईसाई धर्म था उसमें मान्यताओं में अंतर था। ब्रिटेन में एंग्लिकन जो कि राज के हस्तक्षेप द्वारा चलाया गया धर्म था, जबकि अमेरिका में जो धर्म चल रहा था उसमें राज का कोई हस्तक्षेप नहीं था, वह धर्म निरपेक्ष था। अमेरिका में क्या था? धर्म क्या था? निरपेक्ष था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों क्षेत्र में धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं में भी अंतर था। जैसे ब्रिटेन में एंग्लिकन राज के हस्तक्षेप वाला चर्च था, जबकि अमेरिका में प्यूरिटन जो समुदाय का प्रभाव था, जो धार्मिक कारणों से अमेरिका में बस गए थे, धर्म एवं राजनीति को अलग अलग मानते थे। यानी जो प्यूरिटन थे वो धर्म और राजनीति को क्या मानते थे? अलग अलग। जबकि ब्रिटेन वाला जो धर्म था, जो ईसाई थे, वो दोनों को एक साथ लेकर के चलते थे, राज और धर्म को मिला जुला रूप वहां चलाते थे। तो धार्मिक जो अमेरिकी वासी थे वो धार्मिक स्वतंत्रता के क्या थे? समर्थक थे। यानी राजाओं का धर्म के नाम पे कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी उनके अंदर अंतर था, इसलिए इन्होंने विरोध करना शुरू किया। उसके बाद देखिए राजनीतिक, चूंकि अमेरिकी वासी एक प्रकार से प्रवासी मूल रूप से ब्रिटेन के ही थे तथा ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में ही संसद की व्यवस्था हो गई थी या लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। रक्तहीन क्रांति आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो वो ब्रिटेन में हो चुका था और ब्रिटेन में संसद की स्थापना 1688 में ही हो गई थी। इसीलिए अमेरिका वासी मूल रूप से थे ब्रिटेन वासी और उनको स्वतंत्रता पसंद था, वो स्वतंत्रता प्रेमी थे, क्योंकि वो कहाँ के थे? ब्रिटेन वासी ही थे। इसीलिए वो जब ब्रिटेन से अमेरिका जाएंगे तो वहां भी वो स्वतंत्रता चाहेंगे। राजनीतिक विचारकों के द्वारा स्वतंत्रता, समानता, बौद्धिकता और मानववाद का भी जोड़ दिया गया। इस समय बहुत सारे जो है विचारक आए, थिंकर आए, कह सकते हैं,
और उन्होंने एक नया नया जो है अपना विचार रखा, नया नया थिंकिंग दिया। उसके तहत देखिए क्या, थॉमस जेफरसन जैसे विचारकों के द्वारा यह प्रचार किया गया, ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह अमेरिका का प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से यह अधिकार है अमेरिका का कि वह ब्रिटेन का विरोध करे, चूंकि यह देश जो है अमेरिका, वो अमेरिकी वासियों का है, अमेरिकी का है, ब्रिटेन का नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला ये प्राकृतिक अधिकार है। साथ साथ शिक्षा एवं पत्रकारिता के विकास से भी स्वतंत्रता की चेतना में वृद्धि हुई। और तब तक क्या हो गया था, न्यूज़पेपर हो चाहे पत्राचार हो, ये सब बहुत ज्यादा होने लगा था, तो लोगों के अंदर जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया था। लोग स्वतंत्रता को समझने लगे थे कि वास्तव में स्वतंत्रता होता क्या है। ठीक है, पढ़ने लिखने लगे। और वही प्रभाव जब हमारे देश में भी लोग फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति पढ़े, तो उससे प्रभावित होकर के ब्रिटेन के विरोध में यहाँ पे शुरू हो गई। यहाँ भी जो हमारे क्रांतिकारी थे या जो देशभक्त थे उस समय, राष्ट्रभक्त, उन्होंने विरोध करना तो वही विश्व इतिहास पढ़ के ही सीखा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इनके अंदर भी चेतना का विकास होना शुरू हो गया। अब आ जाइए अन्य घटना में सप्तवर्षीय युद्ध। और सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ, फ्रांस की बुरी तरीका से हार हो गई और 1756 से 63। अब फ्रांस चाह रहा था किसी तरीका से ब्रिटेन को हराए। ठीक है, तो अब अमेरिका था किसका दुश्मन, ब्रिटेन का। तो ये फ्रांस क्या करेगा, दोस्ती करेगा किससे, अमेरिका से, और अमेरिका को सपोर्ट करेगा। अच्छा, हमको एक बुरी तरीका से हराए, अब इसको जो है हम भी हराते हैं। अपने से दम में नहीं है, अपना ताकत नहीं है, तो अमेरिका का जान थपथपा दिया, चलो भाई लड़ जाओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े। ठीक है, अमेरिका को तो आज़ादी चाहिए था और एक सहायता करने वाला मिल गया। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांस की हार हुई। परिणाम स्वरूप फ्रांस द्वारा अमेरिका को समर्थन दे दिया गया। अमेरिका के सपोर्ट में फ्रांस ने अपनी सेना को भेज दिया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि लगे हाथ दो घटना और घटित हो गई। 1764-65 में दो एक्ट, एक शुगर एक्ट यानी शक्कर की कीमत में वृद्धि हो गई। अब लोग चाय का चुस्की तो ले ही रहा है, अब उसका चीनी का दाम बढ़ा दिए, तो उसको लग गया अच्छा गुलाम है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, चीनी का दाम बढ़ा दिया। फिर 1765 में क्या किया, जो स्टाम्प था, जो जैसे पत्राचार में स्टाम्प डाल करके आप भेजते हैं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह, उसका रेट बढ़ा दिया। अब अंदर से जो है लोग के अंदर जो है नहीं, ब्रिटेन के विरुद्ध जो है मन में अंदर से भावना जागृत होने लगा। चूंकि महंगाई बढ़ता है तो आप किसका विरोध करते हैं, सरकार का विरोध। और वहां पे शासन कौन कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि ब्रिटेन के सरकार का विरोध वो मानसिक रूप से अब करना शुरू कर दे। अब देखिए तत्कालीन घटना क्या घटित होता है। बोस्टन की चाय पार्टी आप सुने होंगे। चाय पार्टी का मतलब ये नहीं समझिएगा कि वहां पे चाय पिलाया गया बैठा के सब। क्या हुआ, तो वहां पे क्या हुआ, 1773 में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी, कहां पे, ब्रिटेन में, और उसने चाय नीति लाया, जिसके तहत वो लोगों को चाय सस्ता मुहैया करवाना चाह रहा। देखिए उसका उद्देश्य कोई गलत नहीं था। वो चाह रहा था कि जैसे पहले क्या था कि चाय जब एशिया से जाता था, जो भी इंडोनेशिया से हो या भारत से हो या चीन से हो, तो पहले वो ब्रिटेन जाता था और फिर ब्रिटेन से चाय जाता था कहाँ, अमेरिका। तो लॉर्ड नॉर्थ की सरकार को लगा कि डायरेक्ट अगर हम वहां पहुंचाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन लोग खुश नहीं हुए, क्योंकि उनके अंदर लगा अच्छा ये अब भेज रहा है, इसका मतलब ये टैक्स बढ़ाएगा। मतलब उसके मन में निगेटिव थिंकिंग पहले से भरा हुआ। उस सोचा नहीं समझा वहां का क्रांतिकारी, और उसने क्या किया, डायरेक्ट खाली देखा कि डायरेक्ट अब जहाज कहाँ आया है, एशिया से अमेरिका आया, ब्रिटेन नहीं गया। इसका मतलब सरकार का इच्छा है रेट बढ़ाएगा, टैक्स बढ़ाएगा, इस नाम पे पहले ही इसको सबको डुबा दो। और वहां पे जो भी चाय की खेप गई उसको वहीं समुद्र में उतार के फेंक दिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। अब चूंकि बहुत ज्यादा वहां पे चाय की खेप गई थी, तो ब्रिटेन की जो सेना उसकी सुरक्षा में थी, अब उसका और वहां की क्रांतिकारियों के बीच में क्या होगा, झड़प होगा। और झड़प के बाद एक तरफ फ्रांस सपोर्ट कर दिया और इधर ब्रिटेन की सेना पहुंचती है, आपस में लड़ाई होगा। लेकिन लड़ाई जीतेगा कौन, अमेरिका। ठीक है, और फिर अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। यही छोटी सी घटना और कुछ है नहीं।
अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को एशियाई देशों से लाया जाने वाला चाय ब्रिटेन ना ला करके सीधे अमेरिका लाना, जिससे अमेरिकी वासियों को सस्ती चाय उपलब्ध होती। किंतु अमेरिकी वासियों को लगा कि इस बहाने ब्रिटिश सरकार अन्य कर लगाएगी। परिणाम था, नाम याद रखिएगा, सैमुअल एडम्स। क्या नाम था? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन की बंदरगाह पे जो चाय की खेप आई, उसको जहाज से फेंक कर विद्रोह कर दिया गया। अब सारा चाय पत्ती जो है अपना थोड़ा नींबू ले जाता तो नमक था ही मिला हुआ, नहीं हो जाता, तो यही चाय की पार्टी हो गई। ठीक है। अब प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए। अब ब्रिटेन शक्तिशाली उस समय तो था ही, क्या क्या उठाएगा? पहला, बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया। दूसरा, स्थानीय स्वशासन की भंग कर दी गई। सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सैनिक चौकसी बढ़ा दी गई। यानी उसको लग गया कि अब ये अमेरिकी वासी ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए वो अपना व्यवस्था टाइट कर दिया ब्रिटेन का जो भी सरकार। लेकिन इसका उल्टा परिणाम क्या होगा? ब्रिटिश सरकार के इन कदमों से अमेरिकी वासियों का प्रतिरोध विकसित होने लगा और बढ़ गया। यानी ये सब जो घटना हुई उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया। ये बोस्टन का बंदरगाह बंद कर देना, सभाओं पे प्रतिबंध लगा देना, ये सब और जो है उन लोगों को अग्रेसिव कर दिया। अब क्या हो गया देखिए, फिलाडेल्फिया में एक प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया गया जिसमें अमेरिकियों के अधिकारों की घोषणा की गई। 1765 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सारे कानून रद्द करने की मांग, अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार, सुरक्षा समितियों का गठन, हथियार बंद होना आदि, सभी लोग अपने अपने पास हथियार उठा लिया। हथियार बंद होना मतलब हथियार उठा लिए। ठीक है। अब देखो क्या होगा, 19 अप्रैल 1775 को, जगह का नाम है लेक्सिंगटन। क्या नाम है? लेक्सिंगटन में अमेरिकी वासियों तथा ब्रिटिश वासियों में पहला प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष हुआ। माने सेना आपस में आमने सामने हुए। फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेजी। स्पेन एवं पुर्तगाल का व्यापारिक कारणों से समर्थन एवं सहयोग। किसको समर्थन दे दिया था? स्पेन और पुर्तगाल अमेरिका को देगा। क्यों? चूंकि पुर्तगाल को भगाने के चक्कर में सब जगह था कौन? ब्रिटेन। तो कभी सपोर्ट करेगा ब्रिटेन। जहां जहां पहले तो पुर्तगाली स्पेन ही गया था ना, ब्रिटेन तो बाद में गया था। तो जहां जहां उसका उपनिवेश था उसको भगा करके खुद शासन करता था, वहां पे उपनिवेश स्थापित कर। तो स्वाभाविक सी बात है कि दुश्मन कमजोर हुआ है तो वहां पे मदद कौन करेगा? अमेरिका को, जो ब्रिटेन का दुश्मन है। और स्पेन और पुर्तगाल प्रतिद्वंदी कर सकते, दुश्मन नहीं, अपना कंपटीटर है मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है। तो वो सपोर्ट किसको करेगा? अमेरिका को। अंततः 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में सम्मेलन आयोजित कर अमेरिका की स्वतंत्रता होने की घोषणा कर दी गई। उसकी सैनिक जायदाद देर नहीं टिक पाए, क्योंकि वहां पे पूरा जन आंदोलन था, जनता उसमें भिड़ गया, पूरा जनता। तो कब तक वो 150 हजार 2000 जो सेना होगी या लाखों में भी होगी, तो वहां की जनता का तो सामना नहीं कर सकती थी। इस प्रकार अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है। यही था आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अब आते हैं परिणाम के स्तर पर, देखेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ा अमेरिका में। क्या प्रभाव पड़ा? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जो भी है वो लिख डालेंगे। राजनीतिक क्या होगा? स्वतंत्रता की भावना का विकास, लोकतंत्र की स्थापना, पहला लिखित संविधान किसने बनाया? अमेरिका। ठीक है। उसके बाद गणतंत्रवाद, यहां पे राष्ट्र अध्यक्ष होता है ना अमेरिका का, प्रेसिडेंट। तो गणतंत्र की शुरुआत, चूंकि ब्रिटेन गणतंत्र देश नहीं है, लोकतंत्र ब्रिटेन भी है लेकिन गणतंत्र देश वो नहीं है। तो ये सब राजनीतिक रूप से दिखाई देगा अमेरिका में। आर्थिक में क्या हुआ? नए सुधार कार्यक्रम के तहत कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के विकास पर सरकारी सहायता दी गई। अमेरिकी मुद्रा जारी की गई। अब उसको अपने रूप से आर्थिक चलाना था, चूंकि अब ब्रिटेन का अब उसमें कोई योगदान नहीं है, तो वो अपनी मुद्रा जारी किया, अपना कृषि व्यवस्था को सुधार किया। ठीक है।
उसके बाद सामाजिक प्रभाव, परस्पर जातीय समानता की भावना का विकास हुआ और अमेरिकी समाज जो है, जो ब्रिटेन में जो कुलीनता और जो ऊंच नीच की जो भावना थी वो यहाँ पे अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह नए वर्ग थे, मध्यम वर्ग, और इनकी सोच थोड़ा अप थी और ये ब्रॉड माइंडेड थे। ठीक है, स्त्री पुरुष के समानता पर बल दिया गया, समाज में मध्यम वर्ग की महत्व की स्थापना हुई, यानी मध्यम वर्ग जो बिजनेसमैन या व्यापारी वर्ग था उसके महत्व को की वृद्धि हुई अमेरिका में। और आज भी आप देखिएगा अमेरिका पूंजीवादी देश है और वहाँ पे बिजनेसमैन का ही महत्व। आपके देश में तो नेता लोग अमीर है, लेकिन वहाँ पे जो भी नेता होगा वो सब बिजनेसमैन है। ठीक है, क्योंकि वह पूंजीवादी देश ही है। सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुआ? क्रांति के पश्चात अमेरिका में प्यूरिटन धर्म के काल में धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना हुई। और अमेरिका क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज है, वो किसी धर्म को महत्व नहीं देता है। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता पर वो बल देता है। तो ये तो था अमेरिका में प्रभाव पड़ा। अब आ जाइए उसका बाहर में क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिकी क्रांति के बाह्य प्रभाव। अब देखिए ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा। वहां पे जो तत्कालिक शासक जो थे जॉर्ज तृतीय, उनका क्या हो गया? व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया और जो वहां पे लॉर्ड नॉर्थ थे वो भी गए काम से, यानी त्यागपत्र उनको भी देना पड़ा। अमेरिका के विकल्प के रूप में ऑस्ट्रेलिया का विकास किया गया। अब ब्रिटेन वासी किसको अब टारगेट ले लिए? ऑस्ट्रेलिया को। भारत को एक आदर्श उपनिवेश बनाने की दिशा में तेजी लाई गई, यानी अब भारत का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? शोषण होगा। ब्रिटेन के औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन आया। कुछ संदर्भों में मित्रतापूर्ण नीति अपनाई गई तो कुछ में क्या क्या स्वायत्तता बढ़ाया गया। ठीक है, अब उसका सोच थोड़ा सा बदला। अगर उसको लगा अगर लंबे समय तक अगर शासन करना है तो कुछ मित्रतापूर्वक नहीं, प्रेम से शासन किया जाए। आवाज ये फ्रांस पर प्रभाव क्या पड़ा? फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा आगे चलकर अब जो सेना अमेरिका में जाकर के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया तो वही स्थिति वहां फ्रांस में भी था। तो वो जब जाएगा अपने देश में तो वो अपने देश में भी तो सुधार लाने का प्रयास करेगा। जो वहां निरंकुश शासक थे उसको हटाने का प्रयास करेगा। तो यही हुआ कि अमेरिकी क्रांति में जो भाग लेने के लिए फ्रांस की सेना आई थी, अब वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित हो गई और जब वो अपने देश लौटी तो वहीं के शासक के विरोध में आवाज उठाना, निरंकुश शासक के विरुद्ध में आवाज उठाना शुरू कर दिया। और इसके बाद हम फ्रांस की क्रांति ही पढ़ाएं। इसके बाद अमेरिकी गृह युद्ध, उसके बाद फ्रांस की क्रांति। अन्य प्रभाव 1776 में इस क्रांति का प्रभाव वैश्विक रहा। राजनीतिक संदर्भ में विश्व के अन्य उपनिवेशों में आगे चलकर स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली। आर्थिक संदर्भ में वाणिज्यवाद के नीतियों को आघात पहुंचा। एडम स्मिथ का हस्तक्षेप के सिद्धांत को क्या हुआ? यहाँ पे महत्व मिला। ठीक है, और सामाजिक संदर्भ में समानता, प्रगतिशील विचारों को बल मिला। स्वतंत्रता एवं धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को पूरा विश्व में स्वीकार्यता मिली, यानी पूरा विश्व अब धर्मनिरपेक्ष की ओर बढ़ने लगा। और आगे चल करके आप देखिएगा भारत भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष देश बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत, बीजारोपण कहाँ हुआ था? अमेरिकी क्रांति। आगे अब फ्रांस का नारा होगा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। वो कहां से अब सीखा है? तो अमेरिका से। ठीक है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से अमेरिका आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर लड़ाई होगी। ये तो ब्रिटेन से आजाद हो गया, लेकिन अब अमेरिका के अंदर गृह युद्ध की स्थिति आती है। अमेरिका का जो उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र है वो आपस में लड़ेगा। इसलिए लड़ेगा क्योंकि एक जो है कृषि मूलक आर्थिक व्यवस्था है और एक दूसरा उद्योग। तो जो अफ्रीका से जो लोग, दास लोग गए थे, उनको खास करके दक्षिण अमेरिका में जाकर के रखा गया था। और जो अंग्रेज लोग गए थे ब्रिटेन से, वो अपना उपनिवेश कहां पे बनाया था? उत्तरी अमेरिका। तो उधर उद्योग धंधा का विकास हुआ और इधर जो थे वो कृषि मूलक समाज था। तो ये चाहता था कि जो उत्तर वाले जो थे, जो ब्रिटेन से आए थे, वो चाहते थे दास प्रथा खत्म हो जाए, लेकिन अब दक्षिण वाला चाहेगा कि दास प्रथा रहे, जिससे कि उसका खेती बाड़ी जो है इनकम होता है। तो आपस में ही दोनों विरोध करेंगे, दोनों लड़ाई करेंगे और फिर ये आगे 1861 से 65 तक ये चलता रहता है। तो वही गृह युद्ध के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और अमेरिकी गृह युद्ध पे क्वेश्चन आ चुका था 66 बीपीएससी में, अब हो सकता है वो नहीं आए, लेकिन अमेरिकी क्रांति अब महत्वपूर्ण हो गया। अमेरिकी गृह युद्ध नहीं आएगा,
लेकिन अमेरिकी क्रांति आ सकता है। लेकिन हम लोग अमेरिकी गृह युद्ध को भी पढ़ ही ले तो ज्यादा बेहतर है, कई बार बीपीएससी रिपीट भी कर देता है जानबूझकर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अमेरिकी गृह युद्ध। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस।